हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा वाटर इजीली फ्लो करता है या फिर हनी। तो वाटर हमारा इजीली फ्लो करता है एज कंपेयर टू हनी। तो ऐसा क्यों है उसी को देखते हैं। सपोज ये वाटर की लेयर्स है, ये वाली लेयर फ्लो करती है। अब ये धीमे से क्यों फ्लो कर पा रही है? क्योंकि ये वाली लेयर इस लेयर के कांटेक्ट में है। ये लेयर क्या कर रही होगी? इसके मोशन को अपोज कर रही होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये फ्रिक्शन कम होगा तो ये आसानी से फ्लो कर जाएगा। हनी के केस में अगर ये हनी की लेयर है, अब यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है। अब फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा अपोजिशन होगा, इसलिए ये ऊपर वाली लेयर धीमे से फ्लो करेगी। और सिमिलरली बाकी लेयर्स के साथ भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वाटर फ्लोज easily than honey। तो विस्कोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की लेयर्स के बीच के फ्रिक्शन को हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं वाटर। दूसरा इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है और वाटर में फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स कम है, तो लिख सकते हैं हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। खुद से अगर पता लगाना हो कि हमारा कौन सा ज़्यादा विस्कस है, अब हम क्या करेंगे? सपोज ये कोई कंटेनर था और यहाँ पे हमने भर दिया है, ये है ऑयल और ये है हमारे पास है हनी। अब हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसको मूव करवाएंगे। यहाँ पे फोर्स लगाया F, यहाँ पे भी फोर्स लगाया F। F क्या है? फोर्स ऑन अपर प्लेट। सपोज इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं। जब हम इस प्लेट को मूव करवाएंगे तो हमें पता चलेगा हमें F2 ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू F1। F2 अगर हमें फ्लूइड की लेयर को मूव करवाना है तो क्या होगा? F2 हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू F1। इसलिए लिख सकते हैं दस हनी इज मोर विस्कस देन ऑयल। ये वाला फोर्स कैसा है? जो अलोंग दी सरफेस के पैरेलल में लगे, शेयरिंग फोर्स। इतना नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम ईटा से डिफाइन करते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम है ईटा, और ईटा हमारा लिखा जाता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। इससे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा वो ज़्यादा विस्कस है, जिसका कोफिशिएंट कम वो कम विस्कस है। तो ईटा मोर विस्कस, तो शेयरिंग स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा लिक्विड है और ये लिक्विड हमारा v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर वाली लेयर v वेलोसिटी से, और जो लिक्विड इसके कांटेक्ट में है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट कैसा है, सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा अपोजिशन होगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी 0। अब इन डेल्टा टी टाइम यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, ये वाला पॉइंट आगे नहीं बढ़ा हुआ होगा, ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा सा वेलोसिटी होगी, तो ये डेल्टा टी टाइम में ऐसा कुछ आ जाएगा जैसा कि हमारा सॉलिड के साथ होता है। अगर हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं तो इसका सरफेस चेंज हो जाता है, इसके शेप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है, नीचे वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। ये मान लेते हैं इसका विड्थ जो है ये l है, तो डेल्टा टी टाइम में ये वाला पॉइंट कितना आगे गया है, x इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v डेल्टा टी, x इक्वल टू v डेल्टा टी। अब यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट हमें फाइंड करना है। स्ट्रेन कितना आएगा, ये थीटा, स्ट्रेन हो गया हमारे पास स्ट्रेन हो गया थीटा, तो tan थीटा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा। थीटा हमारा बहुत स्मॉल लेते हैं, इसलिए थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा लेंगे। तो v डेल्टा टी, अब स्ट्रेन रेट हो गया हमारे पास थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो v डेल्टा टी अपॉन l इंटू डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास v अपॉन l। स्ट्रेन रेट हमारे पास आ चुका है, अब हमें शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। तो शेयरिंग स्ट्रेस आएगा जो यहाँ पे जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से ये वाली लेयर शेयर करी है, हमारी शिफ्ट हो गई है, इसको बोला जाता है शेयर हो गया है। फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे शेयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ईटा आ गया, शेयरिंग F अपॉन ए अपॉन स्ट्रेन रेट कितना है, V बाई L, तो आ गया FL अपॉन AV, इसको नोट कर सकते हैं।
हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, लिखेंगे ईटा इक्वल टू, अब जनरली हम शियर को क्या लिखते हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ फोर्स अपॉन एरिया। तो ईटा आ गया टाउ अपॉन वी बाई एल। ईटा वी अपॉन एल इक्वल टू टाउ। तो यहाँ से कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इस वाली लेयर की वेलोसिटी सपोज v है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है, और यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन अगर dx है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें लिखना है, तो हम टाउ के टर्म्स में लिखेंगे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dv अपॉन dx। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं हमारा आ जाता है ईटा। तो टाउ इक्वल टू ईटा dv अपॉन dx। टाउ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन विड्थ या फिर चेंज इन लेंथ। नोट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आसान है याद करना, इसको याद कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है टाउ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस, जिसका वैल्यू होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे ए कौन सा एरिया है, तो वो भी लिख लेते हैं एस टाउ इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एरिया यहाँ पे है एक्चुअल में, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv थी, ये हमारा वेलोसिटी v। तो ये जो इस लेयर का एरिया होगा, इसका एरिया है a, जहाँ पे हमने शियर फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स कितना है, F। तो हमें कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने नोट कर लिया है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर लिक्विड हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होगा, जिस सरफेस के थ्रू फ्लो हो रहा है ये वाला एरिया होगा क्रॉस सेक्शन। जबकि हमारा ये जो ऊपर वाला लेयर है इसका एरिया है ए, जहाँ पे फोर्स अप्लाइड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ईटा की यूनिट्स। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा की यूनिट होगी फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन ए, और नीचे था हमारा स्ट्रेन रेट। फोर्स अपॉन एरिया का यूनिट पास्कल, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेन होता है थीटा,
अपॉन डेल्टा टी, ये आएगा। थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उनका जो भी यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डेल्टा टी। तो यहाँ से आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया पास्कल, डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा पास्कल सेकेंड। लिख लेते हैं इसे पास्कल सेकेंड और PAS। इसका ये तो था SI यूनिट, SI यूनिट। CGS यूनिट होता है पॉइस। SI यूनिट, इसी पास्कल सेकेंड को हम एक और बोलते हैं और पॉइजन हमारा इसका SI यूनिट है, पॉइस हमारा इसका CGS यूनिट है। 1 पॉइस होता है हमारे पास 10⁻⁻1 पॉइजन। इसको नोट कर सकते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई ब्लॉक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है। एरिया ऑफ दी, इस ऊपर वाले टॉप सरफेस का एरिया है, टॉप सरफेस का एरिया कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिक्विड फिल्म है, जैसे हमारे पास हमने देखा होगा हमारे ग्रिप जो होती है इस टाइप का, तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। उस तरह का फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है और ये हमने मास लटकाया हुआ है। हमें ईटा फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने क्या किया है, सिस्टम को रिलीज कर दिया है, तो ये ब्लॉक हमारा राइट में जा रहा है, वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकेंड। ईटा को फाइंड करते हैं, तो टाउ हमारा क्या होगा, ईटा dB/dx। टाउ हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ईटा dB/dx। कितना फोर्स लगाया, ये वाला ब्लॉक किस वजह से मूव किया है, इस मास की वजह से। तो यहाँ पे हमारा टेंशन था, यहाँ पे भी टेंशन T। इस टेंशन T का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg के बराबर। पहले इतना नोट कर ले। अब हमें मतलब ये वाला बॉडी जो है, ये इस फ्लूइड की जो टॉप वाली लेयर है, इस पे फोर्स लगा रहा होगा टेंशन के बराबर। और इस वाले सरफेस में इसका एरिया हमें पता है, 0.10 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ईटा का वैल्यू निकल आएगा
तो सबसे पहले हमारा लिख लेते हैं एस टेंशन इक्वल टू 0.01 इंटू जी। टेंशन हमारे किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर, जो कि यहाँ पे किसके इक्वल है, 0.01 जी के बराबर। फोर्स हमारा आ चुका है, देयरफॉर 0.01 जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया 0.1 इक्वल टू ईटा। डीवी कितना है, वेलोसिटी टॉप वाले की, नीचे वाले की वेलोसिटी 0, तो डीवी हो गया हमारे पास 0.085 अपॉन इसका थिकनेस कितना है, dx ले लें या फिर l ले लें, 0.3 mm, तो 0.3 इंटू 10⁻³ इस g में हमें कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे इंटू टेंशन इक्वल टू एम जी लिखते हैं। m का वैल्यू 0.01, g का वैल्यू 10, इतना नोट कर सकते हैं और ईटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं ईटा का क्या वैल्यू आएगा। यहां से पॉइंट हटा, यहां से भी पॉइंट हटा, नीचे आ गया 0, 10 से 10 कैंसिल, तो ईटा आ गया हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.085। ऊपर नीचे से पॉइंट हटाया तो इसके 2 0 ऊपर चले जाएंगे, यह आ गया हमारे पास 3 इंटू -3 और 100 10⁻⁻1 अपॉन 85, 3/850 पास्कल सेकेंड। नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लूइड है कोई भी, अब ऊपर वाले पे हमारी कोई प्लेट है, उसको हम F4 से मूव करा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई, 2 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ईटा का वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा टाउ क्या होता है, ईटा dV/dx। ईटा की जगह F/A, ईटा dV/dx। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। F हमारा कितना आ जाएगा, ईटा A dV/dx। ईटा हमारा कितना गिवन है, 0.01 पॉइस। तो पॉइस हमारा CGS यूनिट है, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 0.01 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻1। एरिया हमारा 2 गिवन है, वेलोसिटी में नीचे वेलोसिटी 0, ऊपर है हमारा 2 अपॉन dx क्या है, इसका जो सेपरेशन है, अपॉन 1, तो ये आ गया 4, नीचे आएगा 100, 4 इंटू 10⁻⁻1 -3 न्यूटन आंसर। तो इतना फोर्स हमें चाहिए, नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमारा क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और ये स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेयर है, इसका रेडियस क्या है, सपोज r है। अब ये बॉडी सपोज फॉल कर रही है, मास हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसके आसपास क्या है, सराउंडिंग में फ्लूइड है या फिर एयर है, एयर में गिर सकता है या फिर फ्लूइड में गिर सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फ्लूइड है। अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो इस पे इस फ्लूइड की वजह से रेजिस्टेंस लगेगा और इसकी वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, तो यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स होता है F ड्रैग, इसी को हम बोलते हैं, और F विस्कस, इस पे कितना लग रहा है, जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर कोई, जैसे हमारा रियल लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पे जब ये मार्कर नीचे आ रहा होगा और हमारे पास फेदर है और सपोज ये कोई स्टोन है, ये दोनों क्या थे, सेम टाइम पर आने चाहिए इस पॉइंट पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर इस पूरे सिस्टम को हम वैक्यूम में रखते हैं तो ये दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक करते हैं। अगर रियल लाइफ में क्या होता है, फेदर हमारा थोड़े टाइम बाद नीचे आता है, ऐसे डांस करते करते नीचे आता है, इसका मतलब इस पे क्या कर रहा, एयर की वजह से यहाँ पे ड्रैग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है और स्टोन में हो सकता है कम लग रहा हो, जिसकी वजह से ये जल्दी नीचे आ गया है। तो किसी पॉइंट पर इस स्फीयर की वेलोसिटी अगर v है तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। यहाँ से वैल्यू आती है F इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू v। यही है हमारा स्टोक्स लॉ, दैट ड्रैग फोर्स, अब हम लिख लेते हैं इसको, ये बस समझने के लिए था। ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, मूविंग in a fluid with velocity v is directly proportional to moving in a fluid is directly proportional to its velocity, रेडियस। क्योंकि हमारा ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स रेडियस और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और ईटा हमारा क्या है, फ्लूइड का विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें से पास हो रहा है। हमारा देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी।
टर्मिनल वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास ये क्या है, रेन ड्रॉप। अगर ये रेन ड्रॉप अगर एटमॉस्फेयर हमारे पास ना होता तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, ये हाइट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाइट हमारा h हमारा क्या है, वेरी लार्ज। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे गिरेगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, √2gh। वेलोसिटी हाइट अगर ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाती, वेलोसिटी ज़्यादा तो इसका जो मास है m, इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता, और उस मोमेंटम से अगर स्ट्राइक करती हमारे सर पर या हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी पर क्या हो जाता, होल हो जाता। एक बुलेट जितनी तेज एक ड्रॉप हमें लगती, पर ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, रेन ड्रॉप इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर strikes the body with velocity more than that of bullet fired from गन। अब रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन रियलिटी हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस बाय अप्लाइंग ड्रैग फोर्स। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी इस रेन ड्रॉप की है 0। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी सपोज एक टाइम पे हो गई v। जैसे ही वेलोसिटी v हुई, यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगना चालू हो गया 6 पाई ईटा RV के इक्वल। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ड्रैग फोर्स, और दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर है, इस बॉडी पे अगर फोर्सेस देखेंगे, एक तो ड्रैग फोर्स लगेगा, दूसरा बॉयंट फोर्स भी लगेगा, F ड्रैग, दूसरा बॉयंट फोर्स, तीसरा इसका वेट mg। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे एट दिस पॉइंट फोर्सेस गेट बैलेंस्ड। फोर्सेस बैलेंस हो गए। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी था v डैश, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v। अब अगर फोर्सेस बैलेंस है, पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, अब फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, तो यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी उसी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। Thus drop comes down with constant velocity। अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी तो अपोजिट फोर्सेस ने कम कर दी। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी कम करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे बच जाएं।
तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है और ये वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग फोर्स और बॉयंट फोर्स इसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें उतना फील नहीं होता है और हमारी बॉडी सेफ रहती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन g था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन g था स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी g है, पर यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो गया है। तो अब हम देखते हैं इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, इसको फाइंड कर सकते हैं हम। F ड्रैग प्लस F बॉयंट इक्वल टू mg। ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा RV, बॉयंट फोर्स कितना लगाएगा, इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मान लेते हैं, लेट एटमॉस्फेयर डेंसिटी इक्वल टू रो। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो g इंटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम mg। 6 पाई ईटा RV प्लस रो जी, v हमारा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि उस ड्रॉप का कितना रेडियस है, स्मॉल r, और ये पूरा सबमर्ज्ड है उस एटमॉस्फेयर में। इसको नोट कर सकते हैं। अब ये जो मास है इसको भी डेंसिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं, लेट डेंसिटी ऑफ ड्रॉप इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मान लेते हैं, तो 6 पाई ईटा RV प्लस इक्वल टू, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी माइनस रो जी 4/3 पाई r क्यूब। ये इसको उधर भेज दिया माइनस में, 4/3 पाई r क्यूब जी सिग्मा माइनस रो 6 पाई ईटा RV। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और पाई से पाई कैंसिल, r से ये वाला r कैंसिल, r स्क्वायर, तो v आ गया 2/3, नीचे जाएगा 2/9 ईटा r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ये आ गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2/9 r स्क्वायर जी अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो, या फिर रो माइनस सिग्मा, जो भी कंफर्टेबल हो वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्क किसका आएगा। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन
दैट ऑफ फ्लूइड। तो सपोज ये हमारे पास मास m है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं हम रो, हमने माना था सिग्मा, सिग्मा मान लेते हैं अभी। सिग्मा क्या है? इसका डेंसिटी, और इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल r। अब ये मान लो इस फ्लूइड में है फ्लूइड जिसका डेंसिटी है रो। तो फ्लूइड का डेंसिटी अगर रो है, अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा? खुद से अगर सोचें, अगर इस बॉडी का डेंसिटी कम है इस फ्लूइड से, तो ये बॉडी कैसा भागना चाहिए? ऊपर की तरफ। वेलोसिटी कैसा आना चाहिए? ऊपर की तरफ। यहाँ पे पुट कर देते हैं 2/9 r² अपॉन ईटा। अगर हम यहाँ पे ये पुट करेंगे सिग्मा माइनस रो, तो यहाँ पे लिख लें रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी हमारा कम है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। देयरफॉर बॉडी मूव्स अपवर्ड्स। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, हम क्या अप्लाई करेंगे? हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r² अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। अब ये हमारा क्या है? हायर डेंसिटी। हमेशा क्या करेंगे? हायर डेंसिटी को लोअर डेंसिटी से माइनस कर देंगे। बाकी हम डायग्राम से पता लगा सकते हैं कि अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा है, सपोज इसका डेंसिटी सिग्मा था हमारे पास, वही प्रीवियस केस लेते हैं, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, ये हमारे पास रो है, तो यहाँ पे पुट करेंगे वेलोसिटी में। वेलोसिटी हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। बट हमें पता है बॉडी का डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो तब भी ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है। इससे हमने पता लगा लिया बॉडी मूव्स अपवर्ड। बॉडी हमारा ऊपर जाएगा, कितनी वेलोसिटी से जाएगा? इतनी वेलोसिटी से। तो इसे नोट कर सकते हैं खुद से। दूसरा भी लिख लेते हैं, अगर हमारा सिग्मा ग्रेटर है रो से, तो बॉडी कैसा होगा? नीचे जाएगा, बॉडी मूव्स डाउनवर्ड। बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा तो नीचे जाएगा, बॉडी का डेंसिटी कम तो ऊपर की तरफ भागेगा।